नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इसके विभिन्न बिंदु हैं, इस पर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। परिकल्पना का अर्थ, परिकल्पना की परिभाषा, परिकल्पना के कार्य क्या होते हैं और परिकल्पना के प्रकार। तो आज ये 4 पॉइंट हैं, उस पर मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि परिकल्पना होता क्या है। परिकल्पना शब्द मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और प्लस कल्पना। तो 2 शब्दों से मिलकर बना। परि का अर्थ होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। जिस प्रकार से परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है, या परिकल्पना से संबंधित हम बोल सकते हैं कि समस्त हमारे संभावित समाधान पर हम विचार करते हैं। तो किसी भी शोध कार्य को करने से पूर्व उसके पूर्व क्या क्या कार्य हुआ है उस पर हमें अपना दिशा निर्धारण करना पड़ता है, मतलब कि पूर्वानुमान हमें लगाना पड़ता है उस विषय से संबंधित। तो वह होता है हमारा परिकल्पना करना। तो इसके बहुत से अन्य शाब्दिक अर्थ भी हैं, जैसे कि परिकल्पना को हम उपकल्पना भी कहते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि परिकल्पना के बाद हमें प्राकल्पना भी कहते हैं। और इंग्लिश में से हाइपोथेसिस मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है हाइपो और थीसिस। तो हाइपो का शब्द का प्रयोग होता है कि संभावित, तथा थीसिस का होता है समस्या के समाधान का कथन से मिलकर बना हुआ। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो जैसे कि रिसर्च में हम जानते हैं कि अनुसंधान क्या होता है, री और सर्च से बना हुआ है। तो जिसका पहले सर्च हो चुका है, फिर हम उसको पूर्वानुमान करके या पूर्व हम उसमें संशोधन करते हैं या कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं, तो वह होता है हमारा अनुसंधान। तो हर शोध के लिए हमें हाइपोथेसिस का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि उससे पहले क्या क्या कार्य हुए हैं, आज हमें फिर क्या कार्य करना है नया, उस पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो वह 2 शब्दों से बनकर बना हुआ है कि वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो अनुसंधान कार्य के लिए परिकल्पना का निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की वह प्रक्रिया होती है। परिकल्पना मतलब कि अगर हम कह सकते हैं कि परिकल्पना करे बिना कोई भी हमारा शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, वह उद्देश्यहीन होगा। क्योंकि जब तक हम उस पर पुनः विचार विमर्श नहीं करेंगे एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा अनुसंधान करने के लिए, तो उसके बिना वह क्या बोलते हैं, हमारी परिकल्पना के अभाव में हम अनुसंधान का कार्य हमारा वहाँ पर उद्देश्यहीन ही नजर आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि परिकल्पना होती क्या है। तो शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूर्व में क्या क्या गलतियाँ हुई है या त्रुटि हुई है, या क्या सत्य मिलता है या असत्य मिलता है, इसके बारे में हमें आपको इसी से ज्ञान होता है कि क्या चीज़ आप उसमें जो अंश छूट जाता है तो उसको आप फिर से उसमें संशोधन करके नया कर सकते हैं। तो यही होता है हाइपोथेसिस में हम कि कोई भी समस्या को सामने लाना या किसी समस्या का निवारण करना। तो जैसे बताइए कि ये परिकल्पना का अर्थ ही इस प्रकार से हम जानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा परिकल्पना की परिभाषा। तो बहुत सारे विद्वानों ने परिकल्पना पर अपने अपने विचार बताए हैं कि वह किस प्रकार से परिकल्पना का एक अपना मापदंड बताए हैं कि किस प्रकार से परिकल्पना को उन्होंने परिभाषित किया है। तो पहले मैं बता रही हूँ आपको, कर्लिंगर के अनुसार से वह क्या बोलते हैं कि परिकल्पना को 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध को वह या संबंध या कथन को हम मानते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक चर हो गए, चर मतलब वेरिएबल्स हो गए। तो वह क्या होता है, वो हमारे वेरिएबल्स हमेशा बदल सकते हैं। हमारे वेरिएबल्स को हम अपने अनुसार से हम उसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, चाहे वह अंक हो, चाहे वह कहीं विज्ञान के क्षेत्र में या कहीं अनेक क्षेत्रों में, हम अपने आधार से या किसी हम व्यक्ति या घटना या किसी प्रकृति से हम किसी की तुलना कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने चरों को उसके माध्यम से और अपने आसपास के उसकी दृष्टि के अनुसार से हम उसको उस चरों को हम परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब कि वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, अपने आधार पर हम अपने मापदंड पर रख सकते हैं। तो उनका कहना है कि परिकल्पना में 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य जो संबंध स्थापित करते हैं, तो वह होता है परिकल्पना का रूप देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक चरों का संबंध से आने वाले जो विवरण हमारे सामने आते हैं, वही परिकल्पना का एक प्रस्तुत मतलब बोल सकते हैं एक परिणाम हो सकता है करके।
होगी। फिर नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको एक मतलब अनुसंधान के क्षेत्र में आप इनका नाम अधिकतर सुने ही होंगे, गुड्स और हर्ट्स के शब्दों में। तो यह है, इन्होंने परिकल्पना भविष्य की ओर जो देखती है, यह मतलब हम बोल सकते हैं कि तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है और सत्य भी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है, हो सकती है और असत्य भी हो सकती है, चाहे वो हमारी परिकल्पना सत्य हो सकती है या असत्य भी हो सकती है, उनका कहना है। फिर एक और एक नाम बताना चाहूँगी कि जॉर्ज जी मोले क्या कहते हैं कि परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी हम अनुरूपता बोल सकते हैं या उपयोगिता या अनुभवजन्य प्रमाण कर या पूर्व ज्ञान के आधार पर हम करते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 हैं, और भी बहुत सारे अन्य विद्वानों ने अनेक अपने अपने विचार बताए हैं परिकल्पना के बारे में। तो अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि परिकल्पना का कार्य क्या है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि परिकल्पना के कार्य क्या होते हैं। तो परिकल्पना जैसे मैं बताई थी कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच जो सापेक्षित या संबंध की भविष्यवाणी करता है तो वह होता है परिकल्पना। तो परिकल्पना इंगित की जाती है या एक जांच में क्या देखना है, यह सब चीज़ हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसका कार्य होता है कि परिकल्पना निर्देशित करती है कि किसी हम नमूने का चयन कैसे करें या अनुसंधान का एक डिज़ाइन हम कैसे चुनें और हम डेटा कैसे एकत्र करें या वैध निष्कर्ष निकालने के लिए प्रमाणों के लिए व्याख्या कैसे करें। तो परिकल्पना के ही आधार पर हम देख सकते हैं कि हम अपना विषय का चयन करते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, हमें कहाँ से किस प्रकार से सामग्री संकलन करना है। तो ये सारा चीज़ देखा जा सकता है कि हमारी परिकल्पना के ऊपर ही निर्मित होता है। तो जिस प्रकार से हमारी परिकल्पना होगी हमारा कार्य भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट और इसका कार्य क्या रहता है कि यदि अनुसंधान के सिद्धांत को करने में हमें किस प्रकार से वो मदद करती है, तो उसके सिद्धांत क्या होते हैं, तो उसको तैयार करने का मदद भी परिकल्पना के द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अनुसंधान की क्षेत्र और सीमा को वह निर्धारित भी करती है कि हमारी क्षेत्र कितनी है, हमारी सीमा कहाँ तक होनी है, हम किस क्षेत्र पर। इसमें हो सकता है कि हम अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो उससे संबंधित हम देख लेते हैं अपनी सीमा और क्षेत्र का निर्धारण, या हम कहीं पर जाके किसी क्षेत्र का हम आकलन कर रहे हैं, कुछ उसके सीमा नापने का। तो हर अगर क्षेत्रों से हम देखें तो हर विषय में हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध है, मतलब कि इसके बिना हमारा क्या बोलते हैं अनुसंधान का कार्य अधूरा रहेगा। तो हमें अनुसंधान करने के लिए हमें मतलब परिकल्पना करना आवश्यक है कि उसके पूर्व में क्या काम हुए हैं, उसे उपकल्पना हमें करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ही हम कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि यह अनुसंधान में किस प्रकार से निष्पक्षता को भी वह बढ़ाती है और साथ ही साथ अनुसंधान के दावों को भी वह मौजूद करती है। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर हम एकदम निरपेक्ष भाव से हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, वहाँ पर हमारा कुछ मतलब कि भेदभाव नहीं रहता। हम निष्पक्ष भाव से जो हमारा कार्य है या जो विषय है हम उस पर अपने विचारों को हम लिखते चले जाते हैं। तो हमें निष्पक्ष भाव से ही किसी कार्य या शोध कार्य को करना चाहिए, तो वह हमारा अच्छा परिणाम या अच्छा रिजल्ट सामने प्रस्तुत करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम परिकल्पना का कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परिकल्पना के प्रकार क्या है। परिकल्पना के प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि परिकल्पना का कार्य क्या होता है, तो परिकल्पना क्या आप बोल सकते हैं कि एक वह हमें अंधकार में एक रोशनी के स्तंभ के रूप में भी वह कार्य करता है कि कोई भी जब शोधार्थी कोई भी विषय लेता है तो वह किस प्रकार से पहले अंधकार में रहता है, फिर वह जैसे जैसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, उसे वह सामग्री संकलन करता है, उसका विषय क्या है उस पर वह गहराई से अंदर जाते जाता है, तो उसे वह एक प्रकाश के समान ही एक रास्ता नजर आता है। तो बोल सकते हैं कि परिकल्पना एक अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। मतलब कि कोई भी अनुसंधान मतलब परिकल्पना किए बिना हम एक आधार स्तंभ नहीं दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य के मतलब शरीर में जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता रहती है जिससे पूरा ढांचा खड़े रहता है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुसंधान में भी परिकल्पना हमारे किसी भी शोध कार्य को आगे बढ़ाने या करने के लिए वह हमारे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। तो
तो नेक्स्ट आता है कि परिकल्पना के प्रकार क्या हैं। तो मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि सुरेंद्र सिंह हैं, वह सब अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार से उन्होंने अपना अपना आकलन करके अपने अपने प्रकारों को उन्होंने बताया है। तो सुरेंद्र सिंह लिखते हैं, वह बोलते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के मतलब वो क्या बताया है यहाँ पर, एक होता है तात्विक अनुसंधान, ये बताया उन्होंने, तात्विक अनुसंधान बताया है उन्होंने, और बताया है दूसरा उन्होंने सांख्यिकी करते हैं। तो स्टैटिक्स के बारे में उन्होंने बताया है कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से उन्होंने उसके प्रकारों को बताया है। तो जैसे कि तात्विक अनुसंधान क्या होता है और सांख्यिकी अनुसंधान यह किसके द्वारा बताया गया है, तो यह सुरेंद्र सिंह के द्वारा। सुरेंद्र सिंह, जब भी आप कभी किसी का अगर आप रेफरेंस देते हैं या उनके किसी कोटेशन को बताते हैं या उनके प्रकारों को बताते हैं, तो उनका पर्टिकुलर उन विद्वानों का नाम भी आप बताइए कि इनके द्वारा ये कहा गया है या कथन कहा गया है। तो इस प्रकार से वह रेफरेंस आपके काम आएगा। तो ऐसा संदर्भ दे के बताने से वह आपका और भी ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहेगा और वह आपके मतलब संदर्भ सूची हो गया या आधार ग्रंथ में काम आएगा या सहायक ग्रंथ में आप उसको ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया परिकल्पना, तो वह तात्विक उपकल्पना क्या हो सकती है या तात्विक अनुसंधान क्या हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि दो से दो अधिक चरों के मध्य जब हम अनुमान पर आधारित या संबंधों को जब हम को व्यक्त करते हैं तब वह हो सकता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि दो से दो अधिक जब वेरिएबल्स के मध्य जब हम किसी अनुमान को निकालते हैं या व्यक्त करते हैं तब वह आता है हमारा तात्विक अनुसंधान या तात्विक उपकल्पना हम कह सकते हैं। फिर सांख्यिकी उपकल्पना क्या होती है, तो तात्विक उपकल्पना के संबंध में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी उपकल्पना के परीक्षण के लिए किसी न किसी प्रकार का होना आवश्यक होता है, मतलब निगमित एक प्रकार का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये थे मतलब दो प्रकार जो कि सुरेंद्र सिंह के द्वारा बताए गए परिकल्पना के। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने भी अनेक प्रकार बताए हैं, जिस पर मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किस प्रकार से और भी कई विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो आज के लिए यहीं पर तक समाप्त करती हूँ। नमस्कार।